हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं आगे से ही। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कल हमने बेटा 3 कर लिए थे और 3 ही असम्पशंस कर ली थी, है ना? सब याद है? पता नहीं भैया कितना याद है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता था? Always record your assets at the purchase value or at the acquisition value. सिंपल बात। assumption थी 3, GAC। अगर फॉलो नहीं करोगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर बताना, और अगर फॉलो कर रहे हो तो बेटा कहीं नहीं बताना, क्योंकि ये assumption है कि ये तो फॉलो होती ही है। गोइंग कंसर्न मतलब business will continue and continue to the indefinite period of time। बिजनेस चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अगर बेटा योर गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे भी, और मैंने बताया भी था अकाउंट्स में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, बैलेंस शीट पूरी बदल जाती है। एसेट्स को शो करते हैं वहां पर रियलाइजेबल वैल्यू पर, और लायबिलिटीज को एट द पेबल वैल्यू। तो वो उसके बाद हमने एक अजम्पशन और पढ़ी थी, एक्रूवल कंसेप्ट। बेटा 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता था? पैसा आ जाए रिकॉर्ड कर दो, पैसा चला जाए रिकॉर्ड कर दो। एक्रूवल बेसिस कहता है पैसा की तो कोई बात ही नहीं है, अगर कोई इनकम आपके करंट पीरियड में फॉल होती है, अगर कोई एक्सपेंसेस आपके करंट पीरियड में फॉल हो चुके हैं, चाहे बेटा आपने वो एक्सपेंसेस पे नहीं करे, चाहे वो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्ड करना है। पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, रिसीट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने कंसिस्टेंसी बढ़ी थी। बेटा अगर मैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं तो बेटा मुझे कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते चले जाना है। मैंने एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का आप एसएलए मेथड यूज कर रहे हो तो बेटा फॉलो करते चले जाओ ईयर बाय ईयर। पुत्र उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी थी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो पुराने टाइम में भी पढ़ी है हमने। बेटा बिजनेस की एंटिटी सेपरेट होती है फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। दैट्स व्हाई बिजनेसमैन कोई भी पैसा बिजनेस में लगाता है तो हम उसे एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल को हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते थे। कल एक नई बात बताई थी बेटा, 2 बातें स्पेशली इसी कंसेप्ट की वजह से अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। बताना कौन सी 2? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद आई बात? पक्का से? फिर बाबू हमने जाते जाते एक और बात पढ़ी थी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन या इवेंट? दोनों रिकॉर्ड होते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, दे हैव द मनी वर्थ। अगर उनकी मनी में वैल्यू है तो दोनों रिकॉर्ड होएगी। अगर इन किसी चीज की मनी में कोई वैल्यू नहीं है, चाहे ट्रांजैक्शन की चाहे इवेंट की, बाबू उसके अकाउंट्स में कोई जगह ही नहीं है। मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, बिजनेस में आग लगी लेकिन कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, एक पुराना सड़ा सा गत्ता जल के राख हो गया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो बेटा क्या रिकॉर्ड करोगे? कुछ भी नहीं। और बेटा परचेज मैनेजर और सेल मैनेजर का झगड़ा हो गया, क्या रिकॉर्ड करना है इसमें? कुछ भी नहीं। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े बाबू। अब मैं 4th प्रिंसिपल लिख रहा हूं क्योंकि मैंने 3 प्रिंसिपल लिख दिए थे, 3 असम्पशंस लिख दी थी। बेटा 4th प्रिंसिपल की बात करते हैं, मटीरियलिटी। सामने देखना बेटा, ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल सिर्फ एक लाइन का है। ठीक है बाबू, सुनना आराम से क्योंकि इसका ना यूज आएगा कल दोबारा जाकर, मतलब अगले लेक्चर में, आज भी पूरा नहीं हो रही है चैप्टर। बेटा ये कहता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट रिकॉर्ड करो अकाउंट्स में। सिर्फ मटेरियल चीजें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। कहने का मतलब है बेटा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी सेल है 1000, प्लीज सामने देखना बेटा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल है 1000 करोड़ से भी प्लस, 1020,30,238 रुपए और 15 पैसे। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल है।
बेटा ये कंसेप्ट कहता है, मटेरियलिटी कहता है सिर्फ मटेरियल फैक्ट रिकॉर्ड करो, जो चीजें इमटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, इनइम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट है, आपको उसको रिकॉर्ड क्यों करना है? वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर 1000 करोड़ है, आप खुद समझो उसके लिए 15 पैसे की क्या ही वर्थ है। कहता है आप बड़े आसानी से इस 15 पैसे को इग्नोर कर सकते हो एज पर दिस कंसेप्ट। भाई 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी के लिए 15 पैसे कोई वर्थ है? नहीं है ना। तो मटेरियल फैक्ट रिकॉर्ड कर दे। मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको 230 भी रिकॉर्ड कर दोगे, इस 8 रुपए की भी कोई वर्थ नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस 200 अगर इस पूरे 238 को भी उड़ा दोगे, ये लिख दोगे 1020 लाख 30 हजार करोड़, तो मेरे लिए वो भी बिल्कुल मटेरियल फैक्ट ही है। 1000 करोड़ की टर्नओवर वाले के लिए 238 रुपए भी कुछ नहीं है, खाली 15 पैसे की बात ना करो। समझ में आती है बेटा इतनी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिर्फ एक ही लाइन का प्रिंसिपल। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब मैं दो प्रिंसिपल वो करा रहा हूं जो आपने पढ़े हुए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, फिर आगे कुछ बातों पे मुझे टाइम लगता है। बेटा कंसेप्ट का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, या बेटा हम इसे प्यार से बोलते थे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी याद होगा बेटा ये कंसेप्ट आपको। बाबू ये कहता था अकाउंट्स विल प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज फाइनेंशियल ईयर। बाबू कुछ लोगों का ना क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मैंने बिजनेस शुरू किया, कुछ भी डेट समझ लो, 11 जुलाई 1998 में, ठीक है जी, और मैं बिजनेस चला रहा हूं और अभी तक तो बिजनेस चल रहा है। जिस दिन मैं बिजनेस बंद करूं, क्या उस दिन इकट्ठे अकाउंट्स प्रेजेंट कर दूं? मान लो बेटा ये बिजनेस चल गया, कुछ भी डेट समझ लो, 23 नवंबर 2030 तक, तो बाबू क्या ये इंसान इकट्ठे इस 2030 के बाद अकाउंट्स प्रेजेंट कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? बेटा द आंसर इज बिग नो। बेटा अकाउंट्स बनाने का एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है एंड दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे बेटा, जिन दिनों को शुभ मानते थे वहां से लेकर बेटा अगले साल तक अकाउंट्स बनाया करते थे। लोगों ने माना दिवाली मेरे लिए शुभ है तो दिवाली से दिवाली अकाउंट्स बनाते थे। लोगों ने माना जी होली शुभ है, होली से होली अकाउंट्स बनाते थे। कुछ लोग बैसाखी से बैसाखी अकाउंट्स बनाते थे बेटा। लेकिन ये प्रैक्टिसेस एज पर लॉ नहीं है। आप किस दिन को शुभ मानते हो बेटा सरकार के हिसाब से नहीं है। सरकार क्या चाहती है बेटा, यूनिफॉर्मिटी चाहती है। ऐसे तो बाबू एक आदमी अलग अकाउंट्स बना रहा है, दूसरा अलग, तीसरी फॉर्म अलग, चौथी फॉर्म अलग। बेटा आप खुद समझो, आप इन्वेस्ट करने चाहते हो इन 20 कंपनियों में, और 20 की 20 कंपनियां अलग अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती है। बेटा आप इनके अकाउंट्स कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, कंपैरेबिलिटी नहीं आएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो सरकार ने बोला अकाउंट्स बनेंगे तो जरूर, बट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, और वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है जी। और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और बेटा अगले साल के 31 मार्च तक चलते हैं। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर कभी भी फुल फाइनेंशियल ईयर देखने को ज्यादातर नहीं मिलता। आपको ये सोच के बिजनेस शुरू करते हो कि नहीं नहीं आज 1 अप्रैल है, आज ही बिजनेस शुरू करना है, कि आज 31 मार्च है, बस आज ही बिजनेस बंद हो सकता है, ना इससे पहले ना इसके बाद। ऐसे कोई बिजनेस शुरू नहीं करता। बिजनेस शुरू सब अपने हिसाब से करते हैं, बंद सब अपने हिसाब से करते हैं। तो बाबू ऐसे केसेस में अकाउंट्स में क्या होता है, फर्स्ट ईयर देखो क्या होगा, 11 जुलाई 1998 से अकाउंट्स बनने शुरू हुए, जो भी बिल्कुल पहले 31 मार्च आएगी उस साल अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। बेटा 31 मार्च 1999 की आएगी, यानी कि पहले साल के लिए यही टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर है। अगले साल क्या होगा बाबू, अगले साल 1 अप्रैल 1999 से अकाउंट्स बनेंगे 31 मार्च 2000 तक के लिए, बस बाबू इसके बाद कंटिन्यूटी बनी रहेगी 2030 तक। लास्ट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2030 से अकाउंट शुरू हुए और बेटा 23 नवंबर 2030 में अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। बीच के सारे फाइनेंशियल ईयर पूरे के पूरे साल के अकाउंट्स, फर्स्ट ईयर डिस्टर्ब्ड है, लास्ट ईयर डिस्टर्ब्ड है, और ये होगा क्योंकि बाबू बिजनेस तो शुरू हम अपने शुभ दिन के हिसाब से करते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ,
मैंने इस जगह पर शिफ्ट होना था, मैं अपने हिसाब से शिफ्ट हुआ, या ये देखता है 1 अप्रैल को शिफ्ट होऊंगा, फिर तो कितने महीने और रेंट पे बिताने पड़ते मुझे, ये सोच के थोड़ी शिफ्ट हो सकता हूँ। समझ में आती है ना बात? जिस दिन को मैं शुभ मानता था मैं शिफ्ट हो गया, खैर मैं तो सब दिन को शुभ मानता हूँ इसलिए मैं शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पीरियोडिसिटी समझ में आता है? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। उसके बाद एक और बड़ा ऐसा कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट, और इसके बाद आज की नई बातें स्टार्ट होती। बेटा ये डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है बता दो बेटा? जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसके दो इम्पैक्ट होंगे। वन इम्पैक्ट इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट। और बेटा हर डेबिट का एक बिल्कुल बराबर अमाउंट का क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट का एक बिल्कुल बराबर अमाउंट का डेबिट होगा। मुझे लगता है बेटा जर्नल एंट्री में हमने 300-400 जर्नल एंट्री तो पढ़ी ही है, ठीक है ना? अब आप देख लो, हमेशा हर डेबिट के बिल्कुल बराबर क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट के बिल्कुल बराबर डेबिट होता है, यानी कि इसी कंसेप्ट की वजह से मुझे जर्नल एंट्रीज मिली हैं। समझ में आती है बात? खाली ये बात इतनी सी नहीं करता, ये बात आगे भी बढ़ाता है बाबू। इसने बोला हर एसेट्स के बिल्कुल बराबर लाइबिलिटीज होती हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से मुझे बैलेंस शीट भी मिली, और इसी कंसेप्ट की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर भी पैदा हुआ। बाबू अगर ये कंसेप्ट ना होता, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की कोई चीज होती? तो बाबू इस कंसेप्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लियर बात। अब बाबू पहली बार आज के लिए नई बात, अभी तक तो सब पुरानी पुरानी सी बातें थी, ठीक है ना? बस एक मटीरियलिटी में मैंने एक बात बोली और कुछ नहीं बाबू। लेकिन अब थोड़ी सी बातें नई करते हैं। 7th प्रिंसिपल पे मैं शिफ्ट कर चुका हूं, 3 अजम्पशन भी पढ़ ली है हमने, है ना बाबू? प्रिंसिपल का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बेटा ये बहुत काम की बात है, इसमें गड़बड़ मत करना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बाबू, ये प्रिंसिपल ना इस बात से रिलेट करता है कि आपको अकाउंट्स में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है जी बाबू? मैंने एक एग्जांपल लिखूंगा, आपसे कुछ रिस्पॉन्स चाहूंगा। लो उत्तर सामने देखना सब बेटा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 1 फरवरी 2024 को ना आपके पास एक ऑर्डर रिसीव होता है 10,000 रुपए का। उसके बाद 15 मार्च को आप क्या करते हो? गुड्स डिलीवर कर देते हो उनको, और बेटा 20 अप्रैल को आपके पास पैसे आ जाते हैं, उस अमाउंट जो भी अमाउंट का आपने गुड्स ट्रांसफर किया था, डिलीवर किया था, ठीक है बाबू? मुझे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए? इस डेट पर, इस डेट पर, या इस डेट पर? देखो अगर आपका आंसर, मैंने जानबूझ के झोल किया है, अगर आपका आंसर इन दोनों में से कोई है तो बेटा ये रिकॉर्ड होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। याद है ना बाबू? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, मैं बता देता हूं बेटा। इसको ही हम प्यार से बोलते थे फाइनेंशियल ईयर 99-2000। मतलब वो फाइनेंशियल ईयर 99 में शुरू हुआ, मतलब 1 अप्रैल 99, वो फाइनेंशियल ईयर जो 2000 में खत्म हुआ 31 मार्च 2000, ठीक है ना जी? यानी कि बेटा यही बात समझने की कोशिश करो, अगर आपका आंसर इन दोनों में से कोई है तो ये कब आएगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 का मतलब 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24 से पहले खत्म हो जाए, 31 मार्च 24 से पहले की डेट है। और अगर आपका आंसर ये है तो ये आएगा 24-25 में।
तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे आंसर से अकाउंटिंग पे फर्क पड़ेगा, ईयर ही बदल जाएगा। मुझे बताओ आंसर क्या है, कब रिकॉर्ड करना चाहिए, गेस करो। कौन कह रहा है 1 फरवरी? चौथा ऑप्शन कोई नहीं है, ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन का फिर मैं जवाब दूंगा, फिर बेइज्जती होती है। हाँ जी, जो बीच का रह जाएगा मुझे बता देना। हाँ जी, 1 फरवरी किसी का आंसर? एक है बच्चा मेरे पास, नहीं है अभी, दोनों ने हाथ उठाया। चलो ठीक, ओ 15 मार्च। दो है, नहीं एक बार ढंग से रेस कर लो। चार है, 5 हो गए, 6 हो गए, है ना कटारिया तो इसमें है। और बाबू लास्ट 20 अप्रैल में कौन कौन है? कौन, मैं बोलूं फिर कुछ? चलो ठीक है जी, मेरी एक बात सुनना बाबू, शुगर है यहाँ पर तो नहीं हो, कंफ्यूजन होनी ठीक है, पर कंफ्यूजन भी सही जगह होनी ठीक है। भाई ऑर्डर रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं करते। और अगर आज आज तक आपको ये बात समझ नहीं आई, इलिस्ट्रेशन नंबर 25 या 26 है जनरल एंट्री का, देख लेना पहली एंट्री क्या लिखी हुई है। 25 या 26 में से एक है कि ऑर्डर रिसीव हुआ दिस एंड दैट। 25 है, हाँ हार्दिक कह रहा है 25 है। ऑर्डर रिसीव हुआ इतनी इतनी अमाउंट का। भाई ऑर्डर रिसीव होने की कौन सी एंट्री होती है, कब रिकॉर्ड करा अपने अकाउंट में, मुझे भी समझाओ। ऑर्डर रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन बड़े काम की बात बोलूंगा, ज्यादातर बच्चे बाबू यहाँ पर थे बेवकूफ कहीं के, क्या ही बोलूं यार, थोड़ी सी अकल लगाओ। पैसा रिसीव होने पर ही एंट्री करते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने उधार में सामान बेचा, रिकॉर्ड नहीं होगा? आप तो कह रहे हो नहीं पैसा रिसीव हो जाए तब रिकॉर्ड करो अकाउंट्स। यार थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने ना 15 मार्च को गुड्स डिलीवर कर दिया। बेटा जब मैं गुड्स की डिलीवरी दे देता हूं ना, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है और ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो यही 15 मार्च का दिन है, मेरी दुकान पे ग्राहक आया, कहता है मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। मैंने कहा जी आपका सामान बिल्कुल पैक कर रखा रेडी है। कहता है जी एक काम करो, ये अपने 10,000 रुपए गिनो। मान लो उसने मुझे ऐसा कह दिया कि ये 10,000 रुपए गिनो, मैं अभी आ रहा हूँ दूसरी दुकान से होके। इन द मीन टाइम दुकान में आग लग गई, उसका सामान भी जल गया। अच्छा मेरे को एक बात बताना, क्या यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर हुआ था? नहीं हुआ था। मैंने डिलीवरी दे दी थी गुड्स की, मैंने डिलीवर नहीं किया था गुड्स। पता है आगे क्या बोलेगा कि मेरे 10,000 आपके पास पड़े हुए हैं, आपने मुझे सामान देना है। क्योंकि वो सामान लेकर नहीं गया, रिस्क गया नहीं है मेरे पास से। और अगर वो सामान लेकर चला जाता और उसके उसके पास आग लग जाती, तो मेरी कोई अड़क नहीं है। मैंने गुड्स डिलीवर कर दिया, मेरे पास से ऑनरशिप चली गई। बेटा जिस दिन आप गुड्स की डिलीवरी कर देते हो ना, आपके पास से ऑनरशिप और रिस्क दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। इस दिन आप सेल रिकॉर्ड कर देते हो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, ऑनरशिप और रिस्क ट्रांसफर हो गया, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा कब आएगा। और हम करते ही थे उधार सेल रिकॉर्ड यार, करते नहीं थे उधार सेल, डेटा टू सेल्स हमने एंट्री नहीं करी। पैसा आने से क्या मतलब है? समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक बात का और एडिशन करता है, मैं यहीं पर बोल देता हूँ, बात जरूरी है। बेटा अगर आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, दैट सिंपली मींस ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, एंड देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू रिकवर एन अमाउंट, तब रिकॉर्ड करना रेवेन्यू। मैंने क्या बोला? देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू रिकवर एन अमाउंट। और आपको प्रोबेबिलिटी भी है कि सामने वाला बेईमान आदमी नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको उसकी ईमानदारी पे शक है, तो रेवेन्यू पैसे आने के बाद ही रिकॉर्ड करना। बाबू ये प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होनी चाहिए? देखो बुक्स या लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर मैं बोलता हूँ 70 से 80% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाला बेईमान नहीं है, पहले भी डीलिंग हुई है, हमेशा पैसा है, तो रिकॉर्ड कर दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई पक्का से? आगे बढ़ सकते हैं। नई बात ये थी, नई बात मटीरियलिटी थी, बाकी तो बातें पुरानी है। आज बाबू एक और चीज का परफेक्ट समय है, वो है बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म की 13 आइटम लिखवाना। एक पेज खाली पड़ा हुआ है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म याद है? 12 टर्म लिखवाई थी, 13 मैंने कहा था एक पेज छोड़ देना, एक टर्म आएगी, पर अभी नहीं समझा सकता। यार मेरी बातें लेट ही तो होती हैं। अब लेट कितनी होगी देखो, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून, जुलाई, 15 अगस्त भी चली गई।
कुछ नहीं, बस 4.5 महीने लेट हूं, ठीक है ना। कल भी दिया था लॉजिक कि मैं कुछ चीजें एक परफेक्ट टाइम पर ही करा सकता हूं। मैंने बताया भी था भाई, आप किसी का सीक्वेंस फॉलो करके देख लो, एक दिन मेरा करके देख लेना, बता देना किसका सही है। आज देख लेना, आज पता लग जाएगा ये टर्म 4.5 महीने बाद ही क्यों हो रही है, पहले दिन क्यों नहीं कराई। ठीक है जी बाबू, अब 13th आइटम वहां पर लिखना शुरू कर दो। ठीक है जी। एक सेकेंड यार, क्या ना वर्ड टेंसिबल है। It is neither tangible assets nor intangible assets. It is mere losses not yet written. उत्तर इतना लिखना, उसके बाद रुक जाना। मैं बता देता हूँ, इस टर्म को समझाने के लिए 20 मिनट चाहिए मुझे। 6:25 तक मैच चलेगा। आप इसको फटाफट से लिख लो और उसके बाद सामने देने। अब बेटा, मुश्किल चर्चा है, सच में मुश्किल है, तभी वहां नहीं कराई, ठीक है ना। तभी यहां पर हो रही है जब 4.5 महीने का अकाउंट्स पढ़ने का एक्सपीरियंस है, सामने देखना है बस। पर एक बात बताओ बेटा, जिस दिन मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म लिखवाई, एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया था इनटू टू पार्ट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपको बता देता हूं, एसेट्स तीन होती हैं, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नहीं बता सकता था भाई, मेरी मजबूरी, आज समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बता सकता था। फिक्टिशियस एसेट्स, यार ये क्या चीज है फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने लिखा इट इज नीदर टेंजिबल एसेट्स, प्लीज सामने देखना। मैंने लिखा इट इज नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। ना तो ये ऐसी एसेट्स है जिसको टच किया जा सकता है, ना ये इनटेंजिबल एसेट्स है। तो ये है क्या, कहते हैं इट इज मेयर लॉसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ। बाबू ये सिर्फ लॉस हैं बिजनेस के जिनको आज तक राइट ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ नहीं करने का मतलब है जिनको आज तक अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ लॉसेस हैं जो आज तक अकाउंट्स में नहीं दिखाए गए। अभी बताता हूं इस बात का भी क्या मतलब है। बेटा एक बात बताओ, जब हम एसेट्स की चर्चा पढ़ रहे थे तो हमने ना एक टर्म पढ़ी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ी थी ना। एक्सपेंडिचर टर्म पढ़ते टाइम पढ़ी थी ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्यार से बोलते थे एक्सपेंस। पढ़ी है ना, सबने मुझसे ही पढ़ी है ना टर्म। बाबू हमने एक टर्म पढ़ी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्यार से एक्सपेंस भी बोला करते थे। आराम से सुनना जरा बात, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाबू मैं याद कराने की कोशिश करता हूं, मैंने दो दो तीन तीन बातें बोली हुई हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर वो, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो चीज है जो एसेट्स में रिजल्ट करती है। यहाँ होने वाला खर्चा ह्यूज एन अमाउंट होता है, यहाँ होने वाला खर्चा 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देता है, ह्यूज एन अमाउंट। और बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा इनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, 1 साल में ही खत्म हो जाता है। ये कभी एसेट्स नहीं बनाकर देती बिजनेस को, और ये स्मॉलर इन अमाउंट होती है। वहां पर ये बात आपने मुझसे पढ़ी हुई है, वो बात अलग है कि याद आ जाए ना। ठीक है जी, दो तरीके के खर्चे बड़े हुए हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और आराम से जरा मेरी बात को सुनते जाना, तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपको कहूं कि मैंने ना आज भारत माता चौक पे फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिया, 30,000 रुपए खर्च करे, एक बहुत बड़ा फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिया अपनी ट्यूशन का, मतलब बेटा मैंने एड पे खर्चा कर दिया, एडवर्टीजमेंट पर। ठीक है, मुझे बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल, फटाफट से बताओ।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? इतना तो पढ़ा ही होगा मेरे से, मेरे को लगता है। रेवेन्यू और कैपिटल, कौन कह रहा है कैपिटल? कोई नहीं कह रहा, एक तो कह रहा है, कटारिया तो कह रहा है। बाबू रेवेन्यू कौन कह रहा है? बीच का कौन है बाबू? चलो कुछ कहना शुरू कर दिया। हाँ नहीं बताओ मेरे को फटाफट से, अभी भी दोबारा ऑप्शन है। रेवेन्यू कौन कौन कह रहा है? पड़ोसी कह रहा है तो मैं भी कह दूं। अच्छा कैपिटल कौन कौन कह रहा है? बस दो दो बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने फ्लेक्स बोर्ड लगवाया, मेरी कौन सी एसेट बनी? 1 महीने बाद उतर के फेंक देंगे वो। बस मुझे ये तो बताओ कौन सी एसेट बनी मेरी फ्लेक्स बोर्ड लगाने से, मेरे ऐड करने से कोई एसेट बनती है? ये ह्यूज अमाउंट है, 30,000 रुपए ह्यूज है। कमाल है भाई तुम्हारी। बाबू नॉर्मली देखा जाए, प्लीज सामने देखना, इतना आसान होता तो 20 मिनट में आपसे ना मांगता, इतना आसान होता तो 4.5 महीने ना लगाए होते समझाने में। सुन लो, नसें फट जाती हैं आदमी की पहली बार में। बेटा नॉर्मली अगर देखो तो एड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मली, पर मैं एग्जांपल में ट्विस्ट ला रहा हूं। बाबू ये ट्विस्ट ये है कि मैंने ऐड करा, 30,000 रुपए खर्चा किया, बट ये 30,000 1 महीने का नहीं है। मैंने सहारनपुर नगर निगम में 3 साल का टैक्स जमा कराया है और परमिशन लिया कि ये बोर्ड 3 साल तक यहीं लगा रहेगा। मैंने लोहे का मजबूत बोर्ड लगा दिया कि 3 साल तक बच्चे देखेंगे और मेरे पास आएंगे ट्यूशन पढ़ने। अब क्या है ये? नहीं 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 नहीं, गलती खा रहे हो। अब ये रेवेन्यू भी नहीं है और ये कैपिटल भी नहीं है, ये कोई तीसरी ही कैटेगरी है। समझाने की कोशिश करता हूं बाबू। ये बीच का कह रहे, अब ये बीच का हो गया। हाँ बाबू ये बीच का ही है। सुनना बेटा, नाम से देखा जाए तो एड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्मॉलर इन अमाउंट के हिसाब से देखा जाए रेवेन्यू इन नेचर है, बट बेटा बेनिफिट 3 साल के लिए दे रहा है। हर वो चीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नाम से रेवेन्यू, पैसों से रेवेन्यू, अगर बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल। यार ये है क्या? ये तो दोनों का मिक्सचर सा बन गया बेटा। इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनना बेटा, नाम से तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट मुझे इसकी डेफरमेंट करनी पड़ती है। मुझे इसकी डेफरमेंट करनी पड़ती है। समझाता हूं क्या मतलब होता है डेफरमेंट का। अब यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इतनी बात, जितनी मैंने बात बताई उसका कंक्लूजन करूं तो एसेट्स कितने तरीके की है? 3, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। ठीक है। और बाबू एक्सपेंडिचर कितने तरीके के हैं? 3, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। मैंने जितनी बात बोली पहुंची आप तक? समझ में आ गई ये बात पक्का से? अब सुनना बाबू, इस एड ने मुझे कितने साल तक बेनिफिट देना है? 3 साल तक। 30,000 रुपए 1 साल का नहीं है, कितने साल का है? 3 साल का है। मान लो बेटा ये टैक्स मैंने जमा कराया 1 अप्रैल 22 को सरकार को, नगर निगम को, 31 मार्च 23 पहला ईयर, 24 दूसरा ईयर और 25 तीसरा ईयर। बेटा मैंने जब सोचा कि ये खर्चा मेरे 3 साल का हुआ है तो मैं 3 अलग अलग सालों में इसको दिखाऊंगा। यानी कि 30,000 रुपए 3 साल हो गए तो 1 साल के कितने? 10,000। मैंने कहा पहले साल का खर्चा 10,000, दूसरे साल का खर्चा 10,000, तीसरे साल का खर्चा 10,000। बेटा मैं अभी अकाउंट्स इसी साल के बना रहा हूं, मैंने पहले दिन ही जमा करा दिया 10,000। मैंने कहा इस साल का खर्चा तो 10,000 है, मैंने इस 10,000 को पहले साल के अकाउंट्स में दिखा दिया। बेटा इस 20,000 को अभी मैंने अकाउंट्स में नहीं दिखाया। यही तो फिक्टिशियस एसेट्स है, यही तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने क्या बोला था? दीज आर नीदर टेंजिबल एसेट्स। क्या ये टेंजिबल एसेट्स हैं?
टच कर सकते हो क्या ये प्लांट मशीनरी कंप्यूटर व्हीकल क्या है, क्या ये टच कर सकते हो? मैंने बोला था दी नॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ना ये टेंजिबल एसेट्स है ना ये इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या ये गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या ये? कुछ भी नहीं है। ना ये टेंजिबल एसेट्स है, खर्चा 20,000 रुपए का, ना ही इंटेंजिबल एसेट्स है। दीज आर मेयर लॉसेस। कहते हैं बिजनेस का नुकसान ही तो है, अगर मैंने एड पे खर्चा करा पैसा तो जा ही रहा है बिजनेस से। कहता है दीज आर मेयर लॉसेस नॉट येट रिटन ऑफ, ये सिर्फ लॉसेस हैं, बिजनेस के नुकसान है जो अभी तक अकाउंट्स में नहीं दिखाए गए। नॉट येट रिटन ऑफ का मतलब है जो अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। तो ये वही तो नुकसान है जो नहीं दिखाया गया। अच्छा, जब मैं अगले साल के अकाउंट्स बनाऊंगा तो ये 10,000 दिखा रहा हूँ, ये 10 तो अभी भी नहीं दिखाए होंगे। तो उस इस साल के लिए कितनी होगी फिक्टिशियस एसेट्स? 10,000। और तीसरे साल जब मैं सब दिखा दूंगा तो मेरे पास कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होगी। समझ आई बात? थोड़ी परेशानी समझो भाई। अगर मैं करा देता ना ईमानदारी से बेसिक अकाउंटिंग का, मैं चौथे दिन ही 4 दिन लगाए थे मैंने, करा देता, आधे साइंस साइड ले लेते, आधे सो लेते। ये कॉमर्स साइड ये तो बहुत मुश्किल चीज है, बेकार चीज, छोड़ो छोड़ो। वो इंटेलिजेंट टीचर आपके ही हैं जो करा देते हैं स्कूल में, या पूछ लेते हैं बिना कराए, और आप महाज्ञानी महापंडित सिर हिला हिला के आ जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल समझ आया, बहुत बढ़िया समझ आया। बाबू बात क्लियर हुई? फिक्टिशियस एसेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया? क्या थी डेफिनेशन? इट इज नीदर tangible assets nor intangible assets, it is mere losses not yet written off। ये बिजनेस के नुकसान है, बिजनेस के खर्चे जो आज तक अकाउंट्स में नहीं दिखाए गए हैं, ये सिर्फ नुकसान, कोई एसेट्स नाम की चीज नहीं है ये। ऑल ओके? अभी मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मैंने इसमें 60% बात बताई है, अभी भी 40% समझ नहीं आ सकती। पता कब समझ आएगी? फाइनल का सारा सिलेबस पूरा कर लो, तब बची हुई 40% बात समझ में आएगी। चलो जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।